हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से फिर से रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 के विषय में बात करूंगी। इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया है रामगढ़ कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में, उसमें मैंने रामगढ़ का चुनाव इस कांग्रेस अधिवेशन के लिए क्यों किया गया तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को किस प्रकार से इस अधिवेशन के लिए अध्यक्ष के तौर पे चुना गया, इसके विषय में आप लोगों से चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में मैं अन्य जितने भी पहलू रहे हैं रामगढ़ कांग्रेस के विषय में इसकी चर्चा करूंगी। यदि हम रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के विषय में बात करते हैं 1940 की, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो है राष्ट्रीय विशेषता या राष्ट्रीय महत्व का कांग्रेस या अधिवेशन रहा था, क्योंकि इस समय जितने भी पारित जो प्रस्ताव हुए थे इस अधिवेशन में वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे थे। यदि हम बात करते हैं आगे का जो हम कार्यक्रम निर्धारित होना हो स्वतंत्रता संग्राम का, या किस प्रकार से भारतीय संविधान का निर्माण हो, या लोगों में जन जागृति किस प्रकार से लाई जाए, इसके विषय में इस अधिवेशन में चर्चा की गई थी तथा इसी के विषय में विस्तार पूर्वक आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 के आयोजन के क्रम में तथा आयोजित अधिवेशन 18 मार्च से 20 मार्च के दौरान विभिन्न नेताओं के मध्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में महत्वपूर्ण चर्चा की गई थी और इन चर्चाओं के आधार पर रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस पारित प्रस्ताव की तैयारी पहले से ही कर ली गई थी। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच पटना में आयोजित की गई थी, जिसमें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में गांधी जी तथा चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जी आमंत्रित थे। इसी कार्यकारिणी की बैठक में रामगढ़ अधिवेशन का प्रस्ताव तैयार किया गया था। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन से पूर्व 15 मार्च से 18 मार्च को कांग्रेस कमेटी की एक बैठक कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा किए गए रामगढ़ अधिवेशन के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी, जिसमें चर्चा उपरांत इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। अगर हम रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के प्रस्ताव को देखें तो मुख्य रूप से हमें जो है इन निम्न बिंदुओं के आधार पर इसकी चर्चा करनी होगी। फर्स्ट, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो भारत की संप्रभुता है इसके विषय में इस अधिवेशन में जो है प्रस्ताव पारित किया गया था तथा इसके विषय में जो है चर्चा की गई थी। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की प्रस्तावना में जो एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा गया था वह यह था कि जनता सर्वोपरि है तथा भारत की संप्रभुता यहाँ की जनता में निहित है और जनता के समक्ष देशी राज्यों या विदेशी हुकूमत के स्वार्थों को कोई अधिकार नहीं है कि वे भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग में कोई बाधा उपस्थित करें। नेक्स्ट, यहाँ पे यदि हम पूर्ण स्वाधीनता के विषय में बात करें तो हम देखते हैं कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के प्रस्ताव में जो एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहा था वह पूर्ण स्वाधीनता के संदर्भ में था। अधिवेशन के प्रस्ताव में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि भारतीय जनता के द्वारा किसी भी स्थिति में पूर्ण स्वाधीनता से कम कोई भी स्थिति को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा यह स्पष्ट किया गया कि पूर्ण स्वाधीनता की परिकल्पना ब्रिटिश हुकूमत के अधीन संभव ही नहीं है। आगे यदि हम बात करें इस अधिवेशन के विषय में तो हम देखते हैं कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह पारित किया गया था कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस यद्यपि रचनात्मक कार्यों में संलग्न है, परंतु परिस्थितिवश वह कभी भी सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर सकती है। यदि हम रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के विषय में और अधिक चर्चा करें तो हम यह देखते हैं कि इस अधिवेशन में भारतीय संविधान के विषय में भी चर्चा की गई थी। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भारतीय संविधान के संदर्भ में रहा था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि भारत का संविधान भारतीय जनता के द्वारा बनाया जाएगा तथा भारत के निवासी स्वयं विश्व के अन्य देशों से भारत के संबंधों के संदर्भ में निर्णय लेंगे। यह भी स्पष्ट किया गया था कि संविधान निर्मात्री सभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के प्रयोग से होगा। आगे यदि हम और इसके विषय में बात करें तो हम यह देखते हैं कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह भी रहा था कि ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा युद्ध की विभीषिका में भारतीयों को अपने निजी स्वार्थ में ढकेल दिया गया है। कांग्रेस ब्रिटिश हुकूमत के इस निर्णय के विरुद्ध
भारतीयों के द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में युद्ध में भाग लेने के वो विरुद्ध रहे थे। प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया गया कि युद्ध में भारतीय सैनिकों तथा भारत के लोग, भारत के धन का प्रयोग को कांग्रेस समर्थन नहीं देगा। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें इसकी विशेषता के विषय में इस अधिवेशन की, तो हम देखते हैं कि जन जागृति भी इस अधिवेशन की विशेषता रही थी। और यदि हम इसके विषय में बात करें तो हम देखते हैं कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के प्रस्ताव में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह रहा था कि कांग्रेस अपने आप को जाति, संप्रदाय, धर्म, क्षेत्र विशेष जैसे विषयों से अलग रखकर संपूर्ण देश के निवासी की सेवा के प्रति तत्पर रहेगी तथा भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा तथा भारतीय जनता का सहयोग इस संघर्ष में लेने के लिए एक जन जागृति लाई जाएगी। और यदि हम इसके विषय में और अधिक बात करें तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो है पंच निर्णय की भी चर्चा की गई है इस अधिवेशन के संदर्भ में। और यदि हम इसकी चर्चा और अधिक करें तो हम ये देखते हैं कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह रहा था कि यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब संविधान सभा में अल्पसंख्यकों एवं बहुसंख्यकों तथा अन्य समुदायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा विचार विमर्श से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सके तो ऐसी स्थिति में पंच निर्णय के द्वारा सभी पक्षों को मान्य निर्णय लिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम कार्यकारिणी के अधिकार के विषय में बात करें तो हम ये देखते हैं कि कांग्रेस अधिवेशन के प्रस्ताव में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह भी रहा था कि यदि कांग्रेस कार्यकारिणी चाहे तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से कोई अन्य प्रस्ताव अधिवेशन में रख सकती है। कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटना इस अधिवेशन के प्रारंभ होने के समय 19 मार्च को शाम 5:30 बजे घटी, जब अधिवेशन स्थल के लिए सभापति जुलूस के साथ चलने के लिए उद्यत हुए तो उसी समय अत्यधिक वर्षा और आंधी के कारण अधिवेशन स्थल पूरी तरह से तालाब में परिवर्तित हो गया था। लेकिन लोगों के मध्य अपने नेताओं के प्रति उनके विचारों को जानने के लिए इतना अधिक जोश था कि इन लोगों ने जमीन पर बिछाई गई चटाइयों को अपने सिर पर डाल लिया और उनके इस जोश को देखते हुए स्वागत अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद तथा अधिवेशन के सभापति मौलाना आजाद मंच पर उपस्थित हो गए और अधिवेशन की कार्यक्रम को प्रारंभ किया। आंधी और वर्षा की स्थिति को देखते हुए सभापति के द्वारा 2-4 शब्द कहकर तथा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भी अपने स्वागत भाषण के कुछ पंक्तियों को कहकर इसे पठित मान लिया गया तथा सभा को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। 20 मार्च को खुले मैदान में अधिवेशन प्रारंभ हुआ, जहां झंडा अभिवादन के लिए बने एक चबूतरे पर मुख्य नेतागण बैठकर अपने विचारों के से सामने बैठी जनता को अवगत कराया था। इस अधिवेशन में एकमात्र प्रस्ताव सत्याग्रह पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी गई थी। इस प्रस्ताव का अनुमोदन आचार्य कृपलानी के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण के द्वारा भी अपने विचारों को रखा गया था। महात्मा गांधी के द्वारा भी अपने भाषण में लोगों में उत्साह उत्पन्न किया गया था। अंतिम रूप से राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लोगों को संबोधित किया गया और इस प्रकार वर्षा और आंधी के कारण अधिवेशन समाप्त हो गया तथा इस अधिवेशन में मौलाना आजाद के द्वारा मुख्य रूप से अपने अभिभाषण में यह प्रश्न उठाया गया था कि कांग्रेस के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कार्य किए जा रहे हैं उससे भारत किस दिशा की ओर अग्रसर होगा। उनके द्वारा यह भी प्रश्न उठाया गया था कि वर्तमान राजनीतिक स्थिति में भारतवर्ष की स्थिति क्या है। मौलाना आजाद के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी स्थिति में हुए कांग्रेसी ब्रिटिश हुकूमत को भारत में प्रोत्साहन नहीं देगा। गांधी जी के द्वारा रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने इस विषय में जो है यहाँ पे अपने संबोधन में चर्चा की थी। कांग्रेस के कुछ लोगों की आलोचना की गई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कुछ लोग कांग्रेस से अपने स्वार्थ के कारण जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी तुलना एक ऐसे सेनापति से की जिसके पास नहीं कोई दंड देने की शक्ति है, न ही कोई अन्य शक्ति है।
गांधी जी ने अपने संबोधन में हिंदू और मुसलमानों के मध्य एकता की भावना के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने चरखा की प्रशंसा की और यह स्पष्ट किया कि सत्याग्रह एक अनिवार्य व्यवस्था है। यदि हम जवाहरलाल नेहरू के भाषण के विषय में बात करें तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपने भाषण में सत्याग्रह प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि सत्याग्रह केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए है जो सविनय अवज्ञा के लिए कार्य करते हैं और जो आंदोलन चलाने में सक्षम हैं। यदि हम राजेंद्र प्रसाद के भाषण के विषय में बात करें तो उन्होंने निम्नवत जितनी भी यहाँ पे हैं लिखे हुए तथ्य उसके विषय में उन्होंने कहा था। राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाषण में वैश्विक परिदृश्य में भारत की चर्चा की थी और उनके द्वारा महात्मा बुद्ध, अजात शत्रु तथा कांग्रेस के संदर्भ में चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे भारतवर्ष का संगठन है और उन्होंने कहा कि हर भारत के निवासी को हर कांग्रेस नेता को यह निश्चय कर लेना चाहिए या करना होगा कि उन्हें स्वतंत्रता हासिल करने के लिए अपनी क्या भूमिका अदा करनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आलस्य और उतावलापन से संगठन को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारतवर्ष की स्वतंत्रता प्राप्त करने का उत्तरदायित्व सिर्फ महात्मा गांधी और कांग्रेस के नेताओं पर ही नहीं है बल्कि सभी भारतवासी पर है। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 आंधी और वर्षा के कारण अपने वास्तविक स्वरूप में आयोजित नहीं की जा सकी थी, किंतु इससे इसका महत्व कम नहीं हो जाता है। इस अधिवेशन का भारतीयों के मध्य भारत की आजादी के संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान है और यह हमेशा याद रखा जाएगा। सच तो यह है कि इसी अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में संघर्ष के लिए भारतवर्ष एक मंच पर एकत्रित हुआ था तथा इसी अधिवेशन ने अहिंसा, सत्याग्रह और रचनात्मक कार्य को एक नया आयाम भी दिया था। कांग्रेस के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में जो नीति तय की गई थी, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के द्वारा उस पर मोहर लगा दिया गया था। इस अधिवेशन में रामगढ़ प्रस्ताव और हमारा संकल्प नाम से एक विवरणिका जारी की गई, जिसे ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा आपत्तिजनक तथा जनता की भावनाओं को भड़काने वाला बताया गया था और तथा इसे बाद में हम देखते हैं कि जब्त भी कर लिया गया था। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन रहा था 1940 का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है यदि हम भारतीय इतिहास के संदर्भ में बात करें या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में, क्योंकि यहाँ पे ये समझा जा सकता है कि इस अधिवेशन के साथ जितने भी उस समय के महत्वपूर्ण नेता थे वो जुड़े हुए थे। उनके भाषण से भी हमें ये समझ में आता है कि आगे किस प्रकार से कांग्रेस की कार्य प्रणाली रहेगी और उनका संघर्ष ब्रिटिश हुकूमत के साथ किस प्रकार का होगा तथा इसे किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा, इसको निश्चित करने का कार्य रामगढ़ कांग्रेस जो अधिवेशन रहा था 1940 का, उसने किया था। यहाँ पे ये भी कहना गलत नहीं होगा कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन जो है वह भारतीय राजनीति में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रहता है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि इसी के साथ भारत आजादी के और नजदीक आ गया था। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरे ये दोनों ही वीडियोस रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ में पसंद आए हों तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।